आ गया आ गया तुमको पढ़ाने मैं आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सब अच्छे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फिर उस दिन हमने यानी पिछले वीडियो में हमने कवर किया था आपका चुंबकीय फ्लक्स, और आज देखने वाले हैं हम फैराडे के लॉस। तो जो भी हमारे पिछले वीडियो को स्किप किए हैं या नहीं देखे हैं तो वो पूरा देखें, फिर ये वीडियो पे आए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ने वाले हैं फैराडेस लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अध्याय 4 में चैप्टर 4 में पढ़ा था ऑर्टेस्टेड का नियम। और ऑर्टेस्टेड ने बताया हुआ था कि जब किसी चालक में जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यह प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रहने पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा? सोचने वाली बात तो है। और फिजिक्स कहता भी है कि अगर कोई किसी के समानुपात है तो वो भी उसके समानुपात होगा। तो इसी पे चर्चा करते हुए माइकल फैराडे ने एक प्रयोग किया, और उसी आज प्रयोग को हम डिटेल से जानेंगे। तो सन 1820 की बात है। सन कब की बात है? 1820 की बात है, जब ऑर्टेस्टेड ने बताया था कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तब इसी बात को उल्टा करने के लिए, विपरीत दिशा में चलने के लिए माइकल फैराडे ने 1831 में दूसरा नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भी होता, अगर चुंबकीय क्षेत्र रहे तो उसमें क्या किया जा सकता है? विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर? तो गैप देख रहे हो आप, इसको गैप देख रहे हो कितने का? 11 साल का गैप है। मैं बताता हूँ क्यों है। उन्होंने इस बात को प्रूफ करने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है, इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम 11 से 12 साल लगा दिया। उन्होंने अपने आप को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया और कंटिन्यू प्रयोग करते रहे। उनको सफलता मिल नहीं रही थी। थक हार के एक दिन उन्होंने अब इस प्रयोग को आगे ना करने के लिए सोचा, और अपने प्रयोगशाला में उस बोर्ड को जिसमें आप प्रयोग कर रहे थे उस बोर्ड को उन्होंने गुस्से में फेंका। तो पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से आपके जो वोल्ट मीटर होता है उसमें उन्होंने विक्षेप देखा, और वो विक्षेप देखने के लिए वो 11 साल से बेताब थे। और जैसे ही उनको ये विक्षेप दिखा तो उन्होंने पूरा फिर से समेटा उस चीज़ों को, और फिर सोचने लगे कि क्या ऐसा मैंने किया जिसके कारण ये वोल्ट मीटर में विक्षेप हुई। उन्होंने बारीक से उसका अध्ययन किया, क्या हमने किया, और हम रहते तो तोड़ फोड़ के निकल जा रहे थे। ऐसे हिल गया होगा, विक्षेप ऐसी हो गया होगा, फेंके हैं तुम ऐसे करके, है ना। लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि क्या कारण, ऐसा मैंने क्या किया जिसके कारण उसमें विक्षेप हुआ। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे ही उन्होंने बोर्ड को फेंका तो चुंबक गतिशील हो गया, और गतिशील होके वह कुंडली के अंदर से चला गया। उन्होंने इस नोटिस किया, अर्थात उन्होंने इस प्रयोग को करने के लिए ऐसे एन फेरो वाले क्या लेके रखे थे? कुंडली, एन फेरो वाली। ठीक है, फेरो की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अब कितनी थी तो नहीं पता। तो एन फेरो वाली उन्होंने क्या किया था? कुंडली लिया हुआ था, ऐसे एन फेरो वाली कुंडली था उनके पास। इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने एक दंड चुंबक लिया हुआ था। ये मान लीजिए एन, ये है आपका एस,
ठीक है। और इस कुंडली को उन्होंने, कुंडली के दोनों सिरों को उन्होंने इलेक्ट्रोड पर क्या कर दिया था, ऐसे इलेक्ट्रोड लगाया हुआ था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने एक क्या लगा दिया था, इलेक्ट्रोड या विक्षेपक लगा दिया था, जिसकी सहायता से देखा जा सकता था विद्युत धारा को। और उन्होंने लगातार फिर उन्होंने ऐसे करते रहे, आगे पीछे करते रहे, हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने उस चीज़ का बारीकी से क्या किया, अध्ययन किया कि क्या करा। तो उन्होंने वो समझ गए तुरंत कि चुंबक गतिशील अवस्था में आ गया था, गतिशील अवस्था में आ गया था, जिसके कारण इसमें से क्या हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने करके भी उसको देखा। देखने के बाद उन्होंने किया कि चुंबक को पास ले गए और जितनी ज़्यादा तेज़ी से जाते थे उतना ही फास्ट उसमें क्या होता था, आपका विद्युत धारा या विक्षेप क्या होता था, विक्षेपित होता था, ठीक है। वोल्ट मीटर का विक्षेपक उतने ही तेज़ी से विक्षेप होता था। अर्थात आप इसको जितने तेज़ी से करोगे आपको धारा उतना ही तीव्र गति से मिलेगा, धारा अधिक मिलेगा। तो रही ये बात। अब उन्होंने सोचा क्या चुंबक को ही गति कराने से ये धारा मिलता है, या कुंडली को गतिशील करें, चुंबक को स्थिर करें तो मिलेगा। इसी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुंडली को स्थिर कर चुंबक को स्थिर कर दिया, कुंडली को गतिशील किया। तब भी उनको देखने को मिला कि ये जो है विक्षेपक विक्षेपित हो रही है, यानी कि कंटिन्यू धारा प्राप्त हो रही थी। अब बात आती है उनके दूसरे स्टेटमेंट का, बारी बारी से सुनते जाइए। उन्होंने जब एन ध्रुव को पास लाया कुंडली के, तो मान लीजिए धारा की दिशा जो है ऐसी रहे होगा, इस तरफ विक्षेप हुआ होगा, ठीक है। मान लीजिए धारा की दिशा यहाँ से ऐसे रही होगी। अब जैसे ही पास लाते हैं तो इधर की ओर, जैसे ही दूर लेते हैं तो इधर की ओर, ठीक है। यानी कि अगर पास लाओगे तो विक्षेपक जो है या वोल्ट मीटर का कांटा जो है अलग साइड, और जैसे दूर ले जाओगे तो वो हो जाएगा दूसरे साइड, विपरीत साइड, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि क्या एन को एस कर, मतलब उलट देते हैं चुंबक को। चुंबक को उलटने के बाद यहाँ एस कर दो, यहाँ एन कर दो, यानी कि उलट देना है चुंबक को, ऐसे पलट दो, एस को अब ले जाओ, तो विक्षेपक की दिशा बदल जाती है। यानी कि पहले पास ले जा रहे थे तो इधर हो रहा था, इधर की ओर आ रहा था विक्षेपित, ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे तो ऐसे हो रहा था। मतलब एस जब होगा तो उसके विपरीत दिशा में होगा, अब इधर की ओर होगा। अब जैसे ही दूर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, उल्टा, बदलता कुछ नहीं, उल्टा चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतनी सब बात। अब उन्होंने इन सब प्रयोगों को करने के बाद उन्होंने एक अपना 2 नियम दिया। कौन सा नियम दिया? 2 नियम दिया, जिनको फैराडेस लॉ बोलते हैं, और आज हम उसी नियम को जानने वाले हैं। पहला नियम फैराडे का फर्स्ट लॉ है आपका। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब किसी बंद पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से? बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। एक बार फिर से सुनिए आप लोग। जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसका अस्तित्व तब तक रहता है। किसका अस्तित्व सर? प्रेरित विद्युत वाहक का अस्तित्व। प्रेरित विद्युत वाहक का अस्तित्व उस समय तक रहता है जिस समय तक चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होती है? परिवर्तन होते रहता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होना बंद हुआ, जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होना बंद हुआ, तो समझ लीजिए फिर विद्युत वाहक बल खत्म हुआ, फिर प्रवाहित नहीं होगा। ऐसा यह इसका पीछे यह रीजन है। अब थोड़ा सुनिए, ये हमारी कुंडली है, मान लीजिए ये हमारी कुंडली है। एक्चुअल में कुंडली तो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए मुझे, एक्चुअल में कुंडली ये है, समझिए ऐसे। अब यहाँ पे है हमारा एक चुंबक, ऐसे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको, और ये मान लीजिए एन है और ये एस। जैसे ही हम पास लाएंगे तो क्या फ्लक्सों की संख्या बढ़ेगी? ऐसे ऐसे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
फ्लक्सों की संख्या में क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितना ज़्यादा फ्लक्सों की संख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपका विद्युत धारा बढ़ेगा। और जैसे ही दूर ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं तो लंबवत गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या बदल जाती, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम हो जाता है। ठीक है, और अगर इसको स्थिर कर दे तो फिर तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यही था उनका पहला नियम। एक बार और अच्छे से सुनिए। जब किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ से बद्ध विद्युत वाहक बलों में परिवर्तन होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉ क्या है, अच्छे से देखिए। ठीक है, दूसरा लॉ, फर्स्ट लॉ हमने बता दिया, दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है उसको आप सुनिए, रटने वाली कोई बात नहीं है, यहीं से आप 80 से 90% कलेक्ट करके जाइए। तो क्या है दूसरा लॉ, इस बात को देखने की, इस बात को समझने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। चलिए, तो क्या है भाई आपका दूसरा नियम, देखते रहिए हमारे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा नियम। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ये है आपका ई विद्युत वाहक बल और ये प्रोपोर्शनल होता है आपके विद्युत फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स के। तो इसी को मैं शब्दों में बोलने वाला हूँ, देखते रहना, बस देखते रहिए शब्दों में मैं कैसे बोलता हूँ। जब किसी परिपथ से प्रेरित विद्युत वाहक बल और क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या एक दूसरे के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार और अच्छे से सुनिए, अच्छे से आपको प्रोवाइड कराते हैं सब चीज़, देखते रहिए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल या बोल सकते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि प्रेरणा के कारण हो रहा है इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्सों के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से सुनिए, इसको अच्छे से सुनिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्सों के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्सों के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। रटना नहीं है, कुछ भी चीज़ रटने वाला कोई काम नहीं, देख लो आराम से बोल सकते हो यहाँ से देख देख के। ये क्या है सर, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है। ये क्या है सर, ये फ्लक्सों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और ये क्या है, तो ये अनुक्रमानुपाती है। तो इसी को मैं देखना बोल रही हूँ, देखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्सों के संख्या के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। खत्म। अब इसी बात को प्रूफ करने के लिए हम आगे देखते हैं कि डेरिवेशन इसका देख लेते क्या है। ठीक है, डेरिवेशन देखते हैं भाई, क्या है डेरिवेशन। ठीक है, चलिए डेरिवेशन देखते हैं, इसका है क्या चीज़ डेरिवेशन। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना टी समय पर, या फिर हम ले सकते हैं प्रारंभिक समय पर, यानी कि t0 पर। ठीक है, तो हम प्रारंभिक समय पे ले लेते हैं। माना प्रारंभिक समय में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या क्या है, फाई है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या क्या है, की संख्या आपका 5 है। क्या भाई, 5 तथा टी समय
में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या बदल के चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या बदल जाती है। क्या हो जाती है भाई? बदल जाती है। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो संख्या φ2 मान लीजिए, φ2 हो जाती है। तब क्या लिखेंगे अपन लोग? ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका? सिंपल ई प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हो जाएगा φ2 माइनस φ1 और बटे में हो जाएगा आपका t। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अनुपातिक नियतांक लेता हूँ k। क्या ले लिया हमने? एक अनुपातिक नियतांक ले लिया भाई k। और हम बताएंगे यहाँ पे कि k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू जो है 1 है। कितना भाई? k की वैल्यू 1 है। कितना है? 1 है। तब यहाँ पे इसी चीज़ को मैं पुनः लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। ये हो जाएगा अपॉन ये t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इसी बात को थोड़ा सा और मैं लिख सकता हूँ। अगर इसको घटाने के बाद हमें क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है डेल dt लिख सकते हैं, डेल t लिख सकते हैं। तो डेल फाई लिख देता हूँ मैं, फाई, ठीक है, डेल फाई अपॉन यहाँ पे लिख देंगे t। अब अगर इसको क्या कर दिया जाए? अवकलित कर दिया जाए और लिमिट ले ली जाए t एक्सटेंस टू 0, t एक्सटेंस टू 0। क्या ले लिया जाए? t एक्सटेंस टू 0। ठीक है, क्या ले लिया जाए? t एक्सटेंस टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका e इज इक्वल टू लिमिट, और हम यहाँ पे बताएंगे लिमिट t एक्सटेंस टू t कहाँ की ओर जा रही है? 0 की ओर जा रहा है। ठीक है, तब हमें यहाँ पे मिलेगा आपका डेल डी फाई अपॉन डी टी। ये हो जाएगा आपका फाइनल। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ इसका यहाँ तक याद रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है बड़ा। ये तो ठीक है, आएगा, मैं बताऊँगा इसका उपयोग कहाँ पे है, तो आपको यहाँ तक भी करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो के आया है वो माइनस के होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा? माइनस के। तो यहाँ पे सब जगह क्या होगा? माइनस। क्योंकि जैसे ही हम लेंज पढ़ेंगे ना, तो लेंज के नियम में मैं बताऊँगा कि लेंज का नियम क्या है, तो वहाँ पे इस माइनस को मैं और बताऊँगा। लेकिन अभी और सुनते जाइए आप, माइनस क्यों आया। तो लेंज के नियम के अनुसार जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, यह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए इसको हम माइनस में लिए हैं, क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। ठीक है, उस कारण का विरोध कर रहे हैं जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंज के नियम को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।